हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रमननाथ समाजशास्त्र की ई क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं यह आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पर रह करके स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और पठन पाठन करते भी रहिए। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने विकास के समाजशास्त्र यानी विकास का समाजशास्त्र नामक जो प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत विकास के समाजशास्त्र की अवधारणा के बारे में हमने चर्चा किया था और आप सभी ने उसको ध्यान से सुना होगा, चिंतन किया होगा और समझ भी गए होंगे। आज हम आप सभी के साथ इसी प्रश्न पत्र के अंतर्गत अल्प विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, यानी थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। अल्प विकास का सिद्धांत है क्या, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम अल्प विकास के सिद्धांत की पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे, कुछ इसके परिचय के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम इससे संबंधित यानी अल्प विकास के सिद्धांत से संबंधित कुछ जो विचारक हैं, विद्वान हैं, उनके सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अल्प विकास का सिद्धांत, इसकी पृष्ठभूमि है क्या। इससे हम लोग परिचित होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 70 के दशक में वृद्धि के स्तरों का सिद्धांत अर्थहीन हो गया। यानी कि 70 के दशक में जो वृद्धि के स्तरों का सिद्धांत था वह अप्रासंगिक हो चुका था। इस समय तक अंतर्राष्ट्रीय संरचनात्मक उपागम विकास को विभिन्न देशों के मध्य तथा एक देश के विभिन्न व्यक्तियों के मध्य सख्त संबंधों के रूप में देखता है, जिसमें कम विकसित देश धनी देशों के साथ निर्भरता और प्रभुत्व के संबंधों में बंधे होते हैं। यानी कि जो धनी देश होते हैं और निर्धन देश होते हैं, जो पारस्परिक निर्भरता होती है वो, और दूसरा क्या होता है, धनी देशों का जो प्रभुत्व होता है, वर्चस्व होता है निर्धन देशों पर, इनके बीच के संबंधों के आधार पर या इनके बीच के जो संबंधों के निर्धारण या निश्चित बाधाएं होती हैं, सीमाएं होती हैं, उसके आधार पर हम इसको देखते हैं। ये अधीनस्थ देश संरचनात्मक और संस्थात्मक बाधाओं से ग्रस्त होते हैं। आर्थिक विकास के आधुनिक उपागम में विशेषाधिकारहीन देशों की भाग्यशाली देशों पर निर्भरता की नियति के रूप में देखा जाता है। यानी कि आर्थिक विकास के आधुनिक उपागम में निर्धन देशों की अमीर देशों की या विकसित देशों पर निर्भरता की नियति के रूप में देखा जाता है। यानी कि जो साधन संपन्न देश होते हैं, विकसित देश होते हैं या अमीर देश होते हैं, उन पर जो निर्धन देश होते हैं उनकी जो निर्भरता होती है उसकी नियति के रूप में देखा जाता है। यानी कि उनके जो आपसी संबंध होते हैं उसकी जो प्रवृत्ति होती है उसी के रूप में देखा जाता है। इसे स्पष्ट करने वाले मुख्य रूप से दो दृष्टिकोण हैं। पहला सुनिएगा, धनी देश ही गरीब देश पर आधिपत्य की इच्छा नहीं रखते हैं, बल्कि किसी देश के कुलीन वर्ग के लोग जैसे जमींदार, व्यापारी, उद्योगपति, नौकरशाही वर्ग, व्यापार संघों के नेता, यानी जो व्यापारिक संघ होते हैं उनके जो नेता होते हैं, तथा उद्यमी भी धनी देशों के निष्ठुर इरादों या इच्छाओं का समर्थन करते हैं, क्योंकि इसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। यानी कि ये जो अभी हमने वर्ग बताया कि जमींदार, व्यापारी, उद्योगपति, नौकरशाही या व्यापारिक संघ के जो नेता होते, उद्यमी होते हैं, जो धनी देशों की या विकसित देशों की, साधन संपन्न देशों की
जो निष्ठुरतापूर्ण जो उनकी इच्छाएं होती, नियत होती है, उसका समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसी से उनका लाभ होता है, उसमें उनका हित होता है। जैसे हमने अभी कहा कि उन्हें इसके लिए पुरस्कृत किया जाता है। दूसरा है, इस दूसरे दृष्टिकोण को टोडारो असत्य प्रतिमान की संज्ञा देते हैं। इनके अनुसार एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी देशों का अल्प विकास यूनेस्को, आईएलओ, यूएनडीपी तथा आईएमएफ आदि एजेंसियों द्वारा इन देशों को दी गई अनुपयुक्त और त्रुटिपूर्ण सलाह या मार्गदर्शन का परिणाम है। इन सलाहकारों की नीयत पर संदेह किया जा सकता है, क्योंकि वे निसंदेह सही मायनों में विशेषज्ञ होते हैं। क्योंकि ये जो यूनेस्को हुआ या आईएलओ हुआ, यूएनडीपी हुआ, आईएमएफ हुआ, ये जो विभिन्न प्रकार की एजेंसियां हैं, ये सभी एक विशेष रूप में या विशेष लक्ष्य के साथ, विशेष लक्ष्य के लिए स्थापित की जाती हैं और इनका अपने विधा में या जिस उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं उसमें विशेषज्ञ होते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि इन सलाहकारों यानी कि एजेंसियां हैं, इन सलाहकारों की नीयत पर संदेह किया जा सकता है, क्योंकि वे निसंदेह सही मायने में विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन वे बहुधा लक्षित देशों की वास्तविक परिस्थितियों के प्रति अनभिज्ञ होते हैं। यानी कि जो जिन देशों के लिए पॉलिसी, नीतियां या विभिन्न प्रकार के नियम बनाते हैं, उनको लक्षित देश कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये उस समय जब बनाते हैं, उनके लिए सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो उस समय वहाँ की परिस्थितियों से यानी लक्षित देश की परिस्थितियों से ये अनजान होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं। उनके द्वारा अत्यंत सावधानीपूर्ण सलाहों के आधार पर बनाई गई नीतियां अनुपयुक्त होती हैं और मौजूदा शक्ति संरचना को मजबूत बनाती हैं। अभी इसके पहले भी हमने बताया था कि ये लोग जो नीतियां बनाते हैं असफल हो जाती हैं या उचित नहीं होती हैं उन लक्षित देशों के लिए, क्योंकि उनकी परिस्थितियों के बारे में अनभिज्ञ होते हैं। जैसे हम कहें कि हम यानी कि जैसे ये कहा जाए कि हमें किसी विशेष क्षेत्र के बारे में, उसके विकास के बारे में नीतियां, नियम, योजनाएं बनानी हो, तो जाहिर सी बात है हमें इसके लिए वहाँ की जो परिस्थितियां हैं, दशाएं हैं, उसके बारे में जानना जरूरी होगा, तभी हम उसके बारे में उचित नियम बना सकते हैं। लेकिन अगर उससे वहाँ की परिस्थितियों से हम अनजान होंगे, नासमझ होंगे उसके बारे में, तो जाहिर सी बात है हम जो नियम बनाएंगे जरूरी नहीं कि वह वहाँ के विकास के लिए कारगर हो या उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो विभिन्न प्रकार की एजेंसियां, आईएलओ, यूएनडीपी, आईएमएफ, यूनेस्को, ये आदि सभी हैं, ये जो लक्षित देश होते हैं, जब उनके लिए नियम बनाते हैं तो होता क्या है, वहाँ से अनभिज्ञ होते हैं, वहाँ के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं होता है ना, या कम जानकारी होती है, जिससे उनके लिए बनाई गई नीतियाँ असफल हो जाती हैं। आगे सुनिएगा। ये शक्तिशाली समूहों के हितों की पूर्ति करती हैं, क्योंकि ये देश आज भी सामाजिक, राजनीतिक, भूमि संबंधी व अन्य असमानताओं की समस्याओं से ग्रसित हैं। अंतर्राष्ट्रीय संरचनावादी मॉडल के ये दोनों ही दृष्टिकोण इस बात पर जोर देते हैं कि सही मायने में विकास तभी होगा जबकि सिर्फ सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी पर ही ध्यान न देकर सबके लिए रोजगार, सुरक्षा, गरीबी निवारण एवं अन्य जरूरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी योजनाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा कि ये जो दोनों ऊपर जो दृष्टिकोण हमने बताए अभी जो है, ये सही मायने में यानी कि सही मायने में विकास तभी होगा जब हम सिर्फ जो जीएनपी की हम बात
बार बार करते हैं, केवल उससे नहीं होगा। जब तक कि वहाँ की रहने वाली जनता, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए हम समुचित रोजगार, सुरक्षा, गरीबी निवारण व अन्य जो जरूरी सुविधाएं हैं उसके लिए योजनाएं ना बनाएं या उस पर ध्यान ना दें, तब तक विकास संभव नहीं हो सकता है। यानी सभी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उन पर भी ध्यान देना जरूरी होता है, तभी किसी देश का, किसी क्षेत्र का विकास संभव हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विकास प्रक्रिया की प्रकृति में द्वैत निहित है। एक तरफ ऐसे देश हैं जिन्होंने स्वयं को विकास के ऐसे मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाने में लगा रखा है जो व्यापक रूप से स्वीकृत विकास के मार्ग हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे देश भी हैं जिनमें ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती और अभी भी तेजी से आगे बढ़ने वाले राष्ट्रों के समान आगे बढ़ने को लेकर उनमें हिचकिचाहट या दुविधा की स्थिति बनी हुई है। यानी कि हम देख सकते हैं कि दो तरह, एक तरफ ऐसे देश पाए जा रहे हैं, ऐसे देश हैं जो कि विकास, अधिक से अधिक विकास हो सके, जहां से उन देशों का उस मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वो विभिन्न प्रकार के जो विकास मॉडल हैं जो उनके लिए उचित हैं उनको अपना करके विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे देश हैं जो कि इस प्रकार के विकास के मॉडल को या उस प्रकार के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, यानी विकास के मार्ग पर। दूसरा, जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं देश, वहां पे आगे बढ़ने को लेकर जो प्रवृत्ति पाई जा रही है वह प्रवृत्ति यहाँ पे नहीं पाई जा रही, बल्कि लोग अभी दुविधा की स्थिति में हैं कि क्या करें क्या ना करें, किस मॉडल को अपनाएं या ना अपनाएं, कौन सा उनके लिए उचित होगा कौन सा नहीं होगा, उसी के बारे में। इन परिस्थितियों ने स्वाभाविक रूप से द्वैध समाजों का निर्माण किया है जिसमें एक को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट माना जाता है। यानी एक को हम श्रेष्ठ मान रहे हैं, दूसरे को निम्न मान करके चल रहे हैं। चाहे हम इसको धनी और निर्धन देश में भी विभाजित कर सकते हैं, या एक तरफ हम जो है सुविधा या संसाधनों से संपन्न देश की बात कर सकते हैं, दूसरा जो है इन संसाधनों से वंचित देशों की बात कर सकते हैं। अल्प विकास का सिद्धांत मुख्य रूप से निर्भरता का सिद्धांत है। यह मॉडल एजी फ्रैंक, समीर अमीन तथा इमैनुअल वालरस्टीन जैसे विद्वानों से संबंधित है। इसलिए पॉल बारन ने वर्ष 1973 ईस्वी में अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ, जो कि सबसे पहले 1957 में प्रकाशित हुई थी, के साथ अल्प विकास के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया। यह मॉडल, और ये पॉल बारन की जो बुक है इसको आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए इसको। यह मॉडल, यानी कि जो पॉल बारन बता रहे हैं, यह मॉडल कम विकसित देशों के अल्प विकास को विकसित देशों द्वारा उन पर प्रभुत्व और साम्राज्यवादी दावों के इस्तेमाल के परिणाम के रूप में देखा जा सकता है या देखता है। फिर से सुन लीजिएगा कि यानी कि ये जो कम विकसित देश हैं इनके जो अल्प विकास की प्रवृत्ति रही है, इसको हम जो विकसित देश हैं उनके द्वारा जो कम विकसित देश हैं उन पर प्रभुत्व और जो साम्राज्यवादी नीति होती है, इन दावों के इस्तेमाल के परिणाम के रूप हम देख सकते हैं कि ये जो विकसित देश होते हैं कम विकसित देशों पर हमेशा प्रभुत्व या वर्चस्व जमाना चाहते हैं और उस पर साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, व्यापार के लिए या विभिन्न अपने उद्देश्यों के लिए, जिसके कारण होता क्या है कि उन देशों का विकास रुक जाता है क्योंकि उन्हें उपेक्षित
या वंचित कर दिया जाता है विभिन्न संसाधनों या विकास के उचित मॉडल से। इसी संदर्भ में एजी फ्रैंक ने वर्ष 1974 में इन्होंने कई लेख लिखे थे। अपने लेख में जो पहला लेख है, डिपेंडेंस इज डेड, लॉन्ग लिव डिपेंडेंस एंड द क्लास स्ट्रगल एंड आंसर टू क्रिटिक्स। इसमें अमीर और गरीब देशों के मध्य वर्ग संघर्ष में वृद्धि को रेखांकित किया है, जो कि अमीर देशों की आक्रामक नीतियों के कारण और भी बदतर होता जाएगा या उनकी स्थिति खराब होती जाएगी। यानी कि एजी फ्रैंक ने अपने इस लेख में बताया है कि और उन्होंने इस पर ध्यान दिया, फोकस किया है कि अमीर और गरीब देशों के मध्य जो वर्ग संघर्ष होते हैं उसको उन्होंने उसमें देखा और इसमें कहा है कि अमीर देशों की जो आक्रामक नीतियां होती हैं, जो इसके पहले जो है उन्होंने बताया था, हम कह सकते हैं पॉल वारन ने प्रभुत्व और साम्राज्यवादी जो नीति होती है, उसी रूप में हम यहाँ भी देख सकते हैं कि एजी फ्रैंक कह रहे हैं कि जो अमीर देशों की आक्रामक नीतियाँ होती हैं, इसके कारण उन कम विकसित देशों की स्थिति और भी खराब होती चली जाएगी। एक और जो है विद्वान हैं जिनका नाम समीर अमीन है, इन्होंने कई लेख लिखे हैं जिसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दूसरा क्या है, आप इसको स्क्रीन पे भी देख सकते हैं समीर अमीन की जो कृतियाँ हैं, रचनाएँ हैं। पहला है इसमें क्लास एंड नेशन हिस्टोरिकली एंड इन द करेंट क्राइसिस। दूसरा है क्राइसिस ऑफ नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म। अगला है डीलिंकिंग टूवर्ड्स अ पॉलिसेंट्रिक वर्ल्ड। नेक्स्ट है यूरोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट है मॉरल डेवलपमेंट, एनाटॉमी ऑफ अ ग्लोबल फेलर। इन रचनाओं में ऐसे साक्ष्य या तथ्य भरे पड़े हैं जो कि यह बताते हैं कि दुनिया के कम विकसित और औपनिवेशिक देशों के पिछड़ेपन और अल्प विकास में अमीर देशों की या हम कह सकते हैं कि जो है साधन संपन्न या विकसित देशों की भूमिका को स्पष्ट या साबित करती है। यानी कि इनके लेख में यह बताया गया है, दिखाया गया है, और इसमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो कि यह बताते हैं कि जो कम विकसित या औपनिवेशिक देश हैं, इनके पिछड़ेपन और अल्प विकास में अमीर देश या हम कह सकते हैं कि विकसित देशों की भूमिका रही है। समाज विज्ञान के अधिकांश साहित्य की तरह आधुनिक आर्थिक इतिहास भी शुरुआत में पश्चिम के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए लिखा गया है। उसकी यूरोप केंद्रित व्याख्या इस बात पर जोर देती है कि एशियाई, अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों का विकास पश्चिम के सकारात्मक योगदान का परिणाम है। यूरोप के विकास में, दूसरी तरफ हम देखते हैं यूरोप के विकास में चीन और भारतीय योगदान की उपेक्षा की गई है। यूरोपवाद का दूसरा पक्ष पूर्व देशीयता भी गैर पश्चिमी जगत के लिए उतना ही तिरस्कारपूर्ण है। यूरोप केंद्रितता की अपने लेखन में एडवर्ड सईद और समीर अमीन ने कटु आलोचना भी की है। तो इस प्रकार से आप सभी को जो इसकी भूमिका है अल्प विकास के सिद्धांत की, इसके बारे में समझ में आ गया होगा, और इसको ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद हम आप सभी को जो एजी फ्रैंक जिसका अभी हमने जिक्र किया था, और समीर अमीन हैं, वल्रास्टाइन हैं, इन सभी के सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक, धन्यवाद।